आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है राजेंद्र पाल गौतम जी। ये नाम आपने सुना होगा, काफी सुर्खियों में रहा जब उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं की इस देश के पटल पर बात की। आपको बता दें कि शुरुआत से ही समता सैनिक दल के साथ जुड़े हुए वे कैडर है, कट्टर अम्बेडकरवादी बौद्ध है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं और उसी पर अपनी राजनीति भी करते हैं और अपना सांस्कृतिक और सामाजिक मूवमेंट को भी चलाते हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे देश में जो स्थितियां चल रही है, जिस तरह से केंद्र सरकार और बहुत सारे राज्यों की राज्य सरकारें बायस तरीके से हिंदुत्व की ओर जा रही है, और सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। सर, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, सबसे पहले तो हमने देखा कि जैसे अडानी ये का मामला पूरे देश में चला, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट दी, उससे सामने आया मामला कि अडानी कुछ शेयरों में गड़बड़ कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी को खतरे में डाल रहे हैं भारत की, और विशेषतः जो बैंकिंग प्रणाली है हमारी, वो कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं। इतना होने के बाद राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के नेता है, वे सदन में प्रश्न उठाते हैं तो उन पे एक प्रेशर लाया जाता है, फिर झूठी केसेस उन पे जो बंद की गई फाइलें वो खोली जाती है और 2 साल का उन्हें सजा होती है, और उस सजा के तौर पर वे संसद में ना बोले, इसलिए उनकी संसद की जो सदस्यता है उसको भी खत्म किया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है जो भी न्याय के लिए बोलेगा जी, जो भी भारत में सामाजिक न्याय की बात करेगा जी, तो जो संविधान विरोधी ताकतें हैं वो उसको उसकी बोलती बंद करने की इसी प्रकार से कोशिश करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लालू प्रसाद यादव की सदस्यता इसी तरीके से खत्म की गई, और मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए अब डर से बाहर निकलना होगा, और इस तरह की हरकतों से ये आवाज़ दबने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी को इस तरह सदस्यता खत्म करना, ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र का मजाक है और न्यायिक व्यवस्था का भी मजाक है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जिस तरह उनको दिया गया है, ये कोई साधारण बात नहीं है जी, और ये रोक नहीं पाएंगे। तो ये राहुल को रोकने की कोशिश है। मुझे लगता है राहुल को रोकने की नहीं, बल्कि राहुल को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है ये। बिल्कुल, लेकिन इसी मुद्दे को अरविंद केजरीवाल भी सदन में रखते हैं दिल्ली के। वे भी कहते हैं कि ये जो घटनाएं घट रही है ये भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है, और वे सीधा सीधा मोदी का नाम लेते हैं कि इन सारे जो आर्थिक मामले चल रहे हैं अडानी के साथ, अंबानी के साथ, इनमें खुद मोदी जी लिप्त है। इस बात में कितना तथ्य हो सकता है? देखिए, इस बात की तो जांच होनी ही चाहिए कि एक व्यक्ति जो कुछ वर्ष पहले 200 से भी नीचे नंबर पे था, वो अचानक ही दुनिया के अमीर लोगों में दूसरे नंबर तक कैसे पहुंचा, और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उसमें पैसा किसका लगा है, कौन लोग हैं जिनका पैसा उसमें लगा है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए उसके व्यक्तिगत विमान में कई देशों में माननीय मोदी जी क्यों गए, उसको जो ठेके विदेशों में मिले उनकी मदद माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों की, क्या रिश्ता है दोनों के बीच में, इसकी तो जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि अडानी जी और उनके भाइयों ने मिलकर कितनी कंपनियां किस किस देश में रजिस्टर्ड कराई हुई हैं टैक्स बचाने के लिए, और कितनी कंपनियां एक्टिव हैं, कितनी नॉन एक्टिव हैं। ये इनका स्टॉक एक्सचेंज में इनका शेयर अमाउंट बढ़ाने का किस किस तरीके से प्रयास हुआ, और उससे देश की अर्थव्यवस्था को कितना भारी नुकसान हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। भारत के बैंकों से उसको ऋण मिले, बैंक तैयार नहीं है तो उसको बैंकों को कंपेल करने का फोन कहां से आया, किसने किया, कौन इन्वॉल्व है। इन सब बातों की अगर जांच होगी तो मैं समझता हूं सच सामने आएगा। लेकिन आज केंद्र में जिनकी सरकार है उनके नेतृत्व में जांच होने वाली नहीं है। भारत की सभी जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो केंद्र की सरकार के, या ये कहिए भाजपा के कार्यकर्ता बन गए, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। एक तरफा कार्रवाइयां हो रही हैं जांच एजेंसियों के द्वारा, केवल विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गन पॉइंट पे किसी को बिल्कुल रख के करो या मरो, और उसको
बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार किया जा रहा हो या हम्म। बीजेपी के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार किया जा रहा हो, हम्म। क्योंकि जिन जिन के यहाँ छापे डले हैं वही कंपनियां बाद में अडानी जी ने खरीदी हैं। तो इस सब के पीछे क्या है, इसकी मुझे लगता है जांच तो होनी चाहिए। और जो लोग देश से प्यार करते हैं, जो देश के संविधान को मानते हैं, जो देश की कानून व्यवस्था में भरोसा करते हैं, वो सब इस मत के निश्चित तौर पर साथ होंगे। एक नई बात अभी सामने आई है कि किसी ने ये पूछ लिया कि नरेंद्र मोदी, इनकी जो डिग्री है वो क्या है, वो कहाँ से आई, कौन से कॉलेज से आई। इस बात की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस से, रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद कैंपस लॉ सेंटर से लॉ किया। मेरी जो खुद की डिग्रियां हैं उसमें वो हाथ से लिखा हुआ है। तो मेरे से भी कई सालों पहले जो डिग्री वहां से करना दिखाया गया वो कंप्यूटराइज कैसे हो गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जब ये जांच की कोई बात करता है और अरविंद केजरीवाल जी उसका मुद्दा उठाते हैं तो 25,000 का जुर्माना अदालत उन पे लगाती है। तो अदालतों का ये जो रवैया है, इस रवैयों के बारे में आप क्या कहेंगे? अदालतें अपनी विश्वसनीयता खो रही हैं। भारत में जब लोग दुखी होते, परेशान होते और कोई प्रशासन उनकी मदद नहीं करता है, कोई जांच एजेंसी उनकी मदद नहीं करती है, तो लोग कहते हैं मैं कोर्ट चला जाऊंगा। यानी अभी भी भारत के लोगों का कोर्ट के ऊपर भरोसा बरकरार है। लेकिन कोर्ट के जिस तरह के निर्णय पिछले दिनों देखने को मिले हैं, मैं समझता हूँ उससे कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को खतरा पैदा हुआ है। क्योंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भारत के संविधान के कस्टोडियन है। भारत के संविधान को बचाने की जिम्मेदारी इनकी है। कोई भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार संविधान के खिलाफ अगर जाके कोई भी कानून बनाती है या कोई प्रस्ताव पारित करती है, ऐसे में कोर्ट का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन उन कोर्ट के रहते हुए इस तरह के जजमेंट आना, या जहां जहां जांच की लोग मांग कर रहे हैं वहां जांच ना होना, ऐसी पिटीशंस का डिसमिस होना जो पिछले दिन हुई है, जो आज के मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उनसे पीछे के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन 2-3 मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में अगर आप देखेंगे जिस तरह के जजमेंट्स आए हैं, जिस तरह जांच को रोका गया, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे जस्टिस लोया का मामला हो, या इस तरह के और मामले हों, उन मामलों में जांच की कार्रवाई को रोका गया, ऐसी पिटीशंस को डिसमिस किया गया। या जैसे अयोध्या के मामले में कुछ लोगों ने पिटीशन डाली कि वहां साकेत नगरी थी, वहां खुदाई में जो बुद्ध के अवशेष मिले उनको संरक्षित किया जाए, वो पिटीशन सुनी नहीं गई, उनके ऊपर पेनल्टी लगा दी, हैवी पेनल्टी लगा के डिसमिस कर दी। तो ये न्याय की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। इससे कहीं ना कहीं भारत की अदालतें जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को खो रही हैं, जो बेहद खतरनाक होगा। जैसे आपने जिक्र किया जस्टिस लोया का, इसी शहर से, नागपुर शहर का ही वो प्रकरण है जिसमें निरंजन टकले जो इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने किया, पत्रकार, एक अपनी किताब भी लिखी उन्होंने, हु किल्ड जस्टिस लोया, वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इसमें सीधा सीधा अमित शाह का हाथ है और अमित शाह इसके पीछे है। लेकिन जो मुख्य विपक्ष है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, इस मुद्दे को हाथ न डालते हुए इधर उधर के मुख्य मुद्दे को हाथ डालते हैं। कांग्रेस जो है, जो मुख्य विपक्ष होने के नाते भी एग्रेसिव नहीं हो पा रहा है। क्या उनके मन में भी कुछ डर है? मुझे लगता है कि जो संस्था या जो सामाजिक व्यवस्था, जो जाति और वर्ण व्यवस्था की पोषक है या समर्थक है, कहीं ना कहीं उसके लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में घुसा के उनको अंदर अंदर खत्म किया गया है। दूसरी बात, व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, वो देश के संविधान से ऊपर कैसे हो सकता है, वो देश से ऊपर कैसे हो सकता है? आखिर जांच कराने में दिक्कत ही क्या है? जांच कराइए, हम नहीं कह रहे कि कौन उसमें इन्वॉल्व है। जांच एजेंसी जांच करके सच सामने तो आए। जो भी हो, कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो दोषी है तो उसको सजा हो। बिल्कुल। जांच कराने में अड़चन क्यों, ये भी क्वेश्चन मार्क है और इससे संदेह पैदा होता है। हम जैसे कि अभी भारत का सबसे बड़ा त्यौहार, राम जन्म का त्यौहार देश ने मनाया और हमने देखा कि जगह जगह पे छुटपुट दंगे हुए। कोलकाता में हुए, महाराष्ट्र के संभाजीनगर जो पहले औरंगाबाद था वहाँ हुए, मुंबई के कुछ इलाके में, और बड़ौदा में भी दंगे हुए। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही टारगेट किया जा रहा है। अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री है, वे केवल उसी राज्यपाल को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वह एक्शन ली जाए। फिर वो फोन जो वहाँ के राज्यपालों को जा रहे हैं अमित शाह के, वो गुजरात के राज्यपाल को क्यों नहीं, वो महाराष्ट्र के राज्यपाल को क्यों नहीं? ये जो ओछी राजनीति है, इसके बारे में क्या कहेंगे?
मैं समझता हूँ ये बेहद शर्मनाक है, बेहद दुखद है। पहली बात तो किसी के भी धार्मिक त्योहार पर किसी भी प्रकार के दंगे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दंगे हमेशा देश को कमजोर करते हैं, देश का नुकसान करते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं। दंगों में हमेशा गरीबों का नुकसान होता है और कई बार अमीरों का भी नुकसान होता है। दंगों से कभी किसी का भला नहीं होता सिवाय राजनीति के। कुछ लोग राजनीति में चुनाव जीतने के लिए दंगे कराते हैं। आप देखिएगा कभी भी अगर दंगों की ढंग से जांच हो जाए, उसके पीछे कोई ना कोई राजनेता मिलेगा, या जो धर्म का चोला पहन के नकली संत बने बैठे हैं, जो अपनी दुकान चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनका हक मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर जांच ही ना हो, अगर जांच एजेंसी प्रिजुडिस हो जाए, अगर न्यायालय प्रिजुडिस हो जाए, अगर सरकारें प्रिजुडिस हो जाएं और एक तरह के एक नज़रिए से अगर सबको हाँकेंगे और देखेंगे, तो मैं समझता हूँ देश का प्रजातंत्र बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जहाँ भी दंगे हों वो गलत है, उनकी जांच होनी चाहिए। केवल पश्चिम बंगाल क्यों, अगर बॉम्बे में हुए तो उसकी भी होनी चाहिए, अगर यूपी में हुए तो उसकी भी होनी चाहिए, अगर दिल्ली में हुए तो उसकी भी होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो पुलिस की परमिशन ना मिलने के बावजूद वो बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं हाथों में तलवार लेकर, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती? आखिर ये पुलिस और प्रशासन और सरकारें उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? रैलियों के नाम पर हो हल्ला होता है, नहीं, गाली गलौज होती है। निकाली ही जाती हैं ज्यादातर, सारी नहीं। कुछ धार्मिक रैलियां या जुलूस आस्था के वजह से निकलते हैं, कुछ टारगेटेड होते हैं जो वोट को पोलराइज करने के लिए निकलते हैं, समाज को बांटने के लिए निकलते हैं। लेकिन अगर उसकी सही मायने में जांच हो तो पता लगेगा कि सरकारों का रवैया बिल्कुल एक तरफा है। अभी अगर कहीं कोई किसी की मूर्ति लगा के मंदिर बनाए, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाओ, तुरंत पुलिस भी आ जाएगी, प्रशासन भी आ जाएगा, गोली भी चल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा जी। तो ये जो नजरिया है ये बेहद खतरनाक है, ये देश विरोधी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने पोलराइजेशन की बात की, हिंदुत्व के नाम पर एक बड़े तबके को बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है, जिसमें 52% बहुजन है, जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, वो उनके साथ है धर्म के मुद्दे पर। आप एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि उनको उस विचारधारा से निकालकर बहुजन विचारधारा की ओर ले जाए। बीच में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल गए, कोलकाता गए, ममता जी से बात की। उसके बाद अखिलेश यादव गए, उन्होंने ममता जी से बात की, और ममता जी का फिर 2 दिन पहले ऐसा एक स्टेटमेंट आया है कि जल्द ही दिल्ली में भूचाल आने वाला है, दिल्ली हिलने वाली है पॉलिटिकल लेवल पे। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सही पायने में हिल पाएगी? निश्चित तौर पे हिलेगी जी। पूरे देश के विपक्ष को ये समझ आ गया है कि कुछ ताकतें हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहती हैं, जो देश के प्रजातंत्र को खत्म करना चाहती हैं, जो देश के पूरे विपक्ष को खत्म करना चाहती हैं, जो एक दलीय संसदीय प्रणाली बनाना चाहती हैं। उन ताकतों के साथ, और जो अब जांच एजेंसियों का इस्तेमाल भी विपक्ष को खत्म करने के लिए कर रही हैं, ये बात सारे विपक्ष को समझ आ रही है। तो समय आ गया पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा। जिस दिन पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, निश्चित तौर पर दिल्ली में भूचाल आएगा। तो आप कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आवाज इंडिया टीवी, जैसा अभी आपने एक सवाल किया जी, था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जितने भी दंगे होते हैं, धार्मिक जुलूस होते हैं, अभी दी दलित वॉइस ने एक ट्वीट किया हुआ था, मैंने उसमें देखा, उन्होंने एक तालिका डाली हुई थी जिसमें गुजरात के 2002 में जो दंगे हुए उसमें किस किस जाति के कितने लोग थे। मारे गए। नहीं, मारे नहीं गए, जो गिरफ्तार हुए बाद में इन्वॉल्व थे। मैंने उसकी जब वो तालिका पढ़ी तो मैं शौक रह गया। उसमें से 95% लोग केवल दलित, जिसको अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़े वर्ग के लोग उसमें अरेस्ट हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं पूरे बहुजन समाज के लोगों से, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से, राजनीति के लिए लोग गरीबों का, मजदूरों का दंगों के लिए इस्तेमाल करते हैं धर्म के नाम पर। तो मैं सारे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों को किसी भी इस तरह के धार्मिक उन्मादी जुलूसों में शामिल ना होने दें, उन पर नज़र रखें, क्योंकि उन बच्चों का बेरोजगारी की वजह से छोटा लालच दे के या ब्रेन वॉश करके धर्म के नाम पे उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, दंगे कराए जाते हैं, चुनाव उसके लिए जीता जाता है उससे, और जेल जाता है फिर वो गरीब।
बिल्कुल। एक जेल वो नहीं जाते जो दंगे के पीछे साजिश करते हैं, साजिश करते हैं। जेल वो जाते हैं जिनका दंगों में इस्तेमाल होता है। तो गरीब आदमी का इस्तेमाल होता है, गरीब आदमी जेल जाता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है और अचानक से आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वहाँ खालिस्तान का मुद्दा उठता है। अमृतपाल नाम का एक छूट भैया लीडर खड़ा कर दिया जाता है और ये कहता है कि मैं अगर खालिस्तान का समर्थन या डिमांड करता हूँ तो आप मेरे पीछे लग गए, और जो हिंदुस्तान या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और भारत मैं दोनों को एक ही श्रेणी में रखता हूँ। जो भी भारत को एक धर्म विशेष के नाम पर बांटने की बात करेगा, क्योंकि मैं भी प्रबुद्ध भारत की बात करता हूं, लेकिन मेरे प्रबुद्ध भारत का मतलब है कि लोग अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हों, और जो भी अपने जीवन के फैसले बुद्धि और विवेक से ले वो बौद्ध है। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता हूं, लेकिन जो धर्म के आधार पे राष्ट्र का निर्माण करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो ये एक देशद्रोह की तरह है, और वो एक ही श्रेणी में होंगे ऐसे लोग। बिल्कुल, सारे देशद्रोही। निश्चित तौर पर जो देश को बांटने की बात करेगा देशद्रोही है, जो देश को अखंड करने की, जोड़ने की बात करेगी, एकजुट करने की बात करेगा, किसी भी प्रकार के पक्षपात के खिलाफ बोलेगा, वो देशभक्त। लेकिन आरएसएस कहती है कि जो उनका सनातन भारत था, अखंड भारत था, कहाँ था? और हिंदुत्व के नाम पे उसी भारत तो बौद्ध राष्ट्र था। सम्राट अशोक के टाइम पे म्यांमार से लेकर और काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था। तो अखंड भारत तो सम्राट अशोक के टाइम पर था, उसके बाद कहाँ रहा? उसके बाद तो हजारों रियासतें, फिर कभी छोटी कभी बड़ी लगाए तो हजारों रियासतें। जब भारत आजाद हुआ तो 562 रियासतें थी। तो अखंड कब रहा? अखंड रहा सम्राट अशोक के टाइम पर। इसीलिए क्योंकि उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग के राग द्वेष लोभ मोह को जीत लिया, लोगों के दिल को जीत लिया, पूरे भारत को बौद्धमय किया। शायद इसी वजह से सम्राट अशोक को दुनिया के महानतम सम्राटों में गिना जाता है, और उनको उनके नाम के सामने महान सम्राट अशोक अगर लिखा गया, वो इसलिए लिखा गया क्योंकि उनके समय में भारत सोने की चिड़िया बना, 84,000 बौद्ध मठ बनवाए, स्तूप बनवाए, और भारत की संस्कृति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। कौन से अखंड भारत की बात कर रहे हैं ये लोग? इनके समय अखंड भारत रहा कब है? इनके समय तो टुकड़े टुकड़े में रहा है, जाति और वर्ण के आधार पर बटा रहा है, अलग अलग राज्यों में, रियासतों में बटा रहा है। अखंड भारत तो सम्राट अशोक के टाइम पर रहा। बिल्कुल, आप सम्राट अशोक की बात करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत बड़े आशिया के नहीं, पूरी दुनिया के सम्राट थे। लेकिन हम ये देखते हैं कि 26 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती होती है और 29 तारीख को रामनवमी होती है। पूरे देश में एक राजा जो कपोकल्पित है, उसका धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये बेहद शर्मनाक है प्रीतम जी। सम्राट अशोक की जयंती को तो भारत की सरकारों को, राज्य सरकारों को बड़े गर्व और गौरव के साथ मनाना चाहिए। उसको ना मनाया जाना और बाकी के नाम पे करोड़ों रुपए लुटाया जाना, ये कोई अच्छा संदेश नहीं है, और भारत को ये कमजोर करने वाला संदेश है। इस तरह की राजनीति, मुझे लगता है ऐसे मुद्दों की भी जांच होनी चाहिए, ऐसे मुद्दों पे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। या तो सभी धर्मों के कार्यक्रम पे सरकारें उसी तरह पैसा खर्च करें। अगर किसी पर्टिकुलर एक धर्म के लिए करेंगे तो फिर देश को एकजुट कैसे रखेंगे? फिर देश को कमजोर कर रहे हैं, फिर तो हम एक धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत तो विविधता का देश है। भारत में तो विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, उनके पुरखे मर खप गए इस मिट्टी के अंदर। तो भारत सबका है, भारत किसी एक का नहीं है। तो हम जब सम्राट अशोक का जिक्र देखते हैं तो इस देश में राम जैसे राजा को बड़ा किया जाता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा उसको बड़ा किया जाता है, राणा सांगा को बड़ा किया जाता है, राणा प्रताप को बड़ा किया जाता है। छूटपूट राजाओं को हमारे इतिहास के टेक्स्ट बुक में बड़ी बड़ी जगह है, पर इतने बड़े सम्राट के लिए किसी भी टेक्स्ट बुक में आप चिंता ना कीजिए प्रीतम जी, अब इतिहास खुद जमीन को फाड़ के बाहर निकल रहा है। अब सम्राट अशोक की जयंती पूरी दुनिया में मनने लगी, भारत के कोने कोने में मनी इस साल। आने वाला समय अल्टीमेटली अपने बुजुर्गों की संस्कृति को वापस गौरव के साथ सब लोग अपनाएंगे, और ये सरकारें जो मनाती हैं उसको लोग नहीं मानेंगे। लोग अपने दिल से, अपने पैसे से सम्राट अशोक की जयंती मनाएंगे, बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं, माननीय कांशीराम साहब की मनाते हैं, बहुजन महापुरुषों की मनाते हैं, फूले की मनाते हैं। मैं समझता हूँ कि जयंती वो जिसे लोग अपने दिल से मनाएं। बिल्कुल, सरकारें ठीक है, जनता के पैसे को लुटाते रहे। बिल्कुल, आप ये बड़ा कारवा लेकर निकले हैं बहुजनवाद का, कि बहुजनों को जोड़ना है, धम्म दीक्षा भी लेनी है, और कभी कभार जो लोग बौद्ध थे उनको घर वापसी भी करनी है। इस पूरे सफर के दौरान क्या कठिनाइयाँ रही और पूरे देश भर से आपको क्या उसका
परिणाम मिल रहा है और कितना समर्थन आपको मिल कठिनाई रहा है? कोई नहीं है। मंत्री के रहते हुए थोड़ा बंधन नजर आता था जी। बंधन टूटने के बाद बेहद संतुष्ट और बहुत खुश हूँ। और पूरे देश में बहुजन समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पे बिठा रहे हैं और न्याय की लड़ाई में सब लोग साथ आ रहे हैं। भारत को बचाने की लड़ाई में, भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई में सब लोग साथ आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि काफी हद तक सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ी है। ये शायद मंत्री अगर मैं बने रहता तो शायद इस लड़ाई को और आगे ले जाने में मुझे दिक्कतें आती। मैं निश्चित तौर पर बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, खुश महसूस कर रहा हूँ और बहुत खुशी के साथ मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक आखिरी मुद्दा इस पूरी चर्चा का, कि जैसे आपने भी जिक्र किया कि सम्राट अशोक के काल में सारा आशिया और सारा भारत बौद्धमय था, फिर भी सम्राट अशोक के काल में दूसरे जो मत थे, जैन हो गए, शैव हो गए, बाकी मत को ऐसा कोई सम्राट अशोक ने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी भारत में मत थे वो पूरे दुनिया ने स्वीकार क्यों नहीं किए, केवल बौद्ध मत को क्यों स्वीकारा? जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री हो, जहाँ सबके लिए कल्याण की भावना हो, सबके लिए करुणा हो, दुनिया उसको स्वीकार करेगी। नहीं, मेरा मुद्दा यह है कि उस काल में भी सम्राट अशोक ने ये नहीं कहा कि ये बौद्ध स्थान है। आज हिंदुस्तान की बात की जा रही है, क्या ये प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान का जो चल रहा है, पूरा देश, पूरे बहुजन, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आने वाले 2024 को ये जो प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पे पोलराइजेशन कर रहे हैं, क्या उनको जवाब देने की तैयारी में आ चुके हैं बहुजन? मुझे लगता है भारत इसके लिए तैयार है। भारत के बहुजन धीरे धीरे उसके लिए तैयार हो रहे हैं और इन देश तोड़ने वाली ताकतों को किसी कीमत पे जीतने नहीं देंगे। बिल्कुल। तो ये देश तोड़ने वाली ताकतें किसी भी कीमत पर नहीं जीतेगी। यहाँ का बहुजन, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य पिछड़ा वर्ग जब लामबंद हो जाएगा तो एक बात और करेक्ट करूंगा। बिल्कुल। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं जी, जो न्याय में भरोसा करते हैं, मानवता को मानते हैं, इंसान पसंद है, जो देश के संविधान में भरोसा करते हैं, उनको और जोड़िए, वो भी साथ आने वाले हैं। बिल्कुल, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। राजेंद्र पाल गौतम जी, आप पूरे देश में बहुजनों को इकट्ठा कर रहे हैं। प्रबुद्ध भारत के निर्माण जो बाबा साहब ने स्वप्न देखा था, और उस सपनों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। आवाज इंडिया टीवी आपके साथ है और आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।